असर्शन रीज़न में जब आपको लगे ना कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो असर्शन के बाद बिकॉज़ लगाया करो। क्या लगाया कीजिए, आप बिकॉज़ लगाएंगे। देखो पहले जल्दी से समझते हैं आज करने वाले क्या हैं आप लोग। हम लोग पूरे बायो में मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन जो इस बार नीट में आने की अपेक्षा है, एक उम्मीद है, जो पिछले पैटर्न से मिलता है उसी पैटर्न में एक मिश्रण है जो शायद ऐड कर सकता है। अगर आप नहीं देखा, पिछला वीडियो मैंने बताया था पैसेज बेस्ड वीडियो, जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बनाया है हमने, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे 11-12 के दो पार्ट में बांटा है, दोनों में लगभग टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है और उसमें डीप कंटेंट लाइन है एनसीईआरटी का, जिसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम, सिंगल करेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, केस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी देखे नहीं है, लेकिन ये जेई मेन एग्जाम में आते रहते हैं, एडवांस में आते रहता है। तो इस पैटर्न को हो सकता है, चूंकि एनटीए ने जिस पैटर्न से निकाला है, ट्वीट किया है, तो चांसेस ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखो सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को समझना है, ताकि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जैसे हम बहुत सिंपल से एक एग्जाम्पल में जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपको कि असर्शन रीज़न है, कुछ हमारा कंटेंट जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग हो रहा है असर्शन रीज़न से। असर्शन रीज़न में बच्चों को जो दिक्कत आता है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। कह रहे हैं वायरसेस आर कंसीडर्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट एंड आर प्लेस एट द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब सही बात है कि हमारे इसमें रहता है, इसे लिविंग नॉन लिविंग के बीच में रखा गया है। चूँकि होस्ट के बाहर होगा तो नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे और होस्ट के अंदर होगा तो लिविंग कंसीडर करेंगे। फिर रीज़न कहते हैं वायरस पोजेज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड, कैन क्रिस्टलाइट आउटसाइड द होस्ट बट replicate only inside living cell using the host ribosome, enzyme and ATP। अब देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमें ये आता है सर ठीक है, अगर हमें असर्शन सही लग रहा है, रीज़न सही लग रहा है, तो अब घुमा फिरा के बात कहाँ आएगी कि सर इज़ द असर्शन इज़ द सॉरी रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझ नहीं पाते, तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन को समझेंगे असर्शन रीजन को, और बाकी सब आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो अगर आपसे ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा है, तो आप कैसे करेंगे? बहुत से बच्चे पढ़ते हैं सर हाँ मुझे तो ये सही लगा, तो होगा सही एक्सप्लेनेशन। बेटा ऐसे नहीं होता है होगा सही एक्सप्लेनेशन। आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप दे रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट जानते हैं इस बात को। देखो असर्शन रीज़न में जब आपको लगे ना कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो असर्शन के बाद बिकॉज लगाया करो। क्या लगाया कीजिए, आप बिकॉज लगाएंगे। देखो बिकॉज लगाने से क्या होगा, जब आप बिकॉज लगाते हैं तो यहाँ पे आपको चीज़ें बेटर समझ में आती हैं कि आपने लगाया बिकॉज वायरसेस पोजेस। एक सेंटेंस को यहाँ हम को रिलेट कर पा रहे हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनारियो। आप खुद से पढ़ के देखना, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार आप पढ़ के देखिए। मैं भी 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाना चाहता हूँ कि आप इसको समझ पाएँ या नहीं समझ पाए। सही बात है। अब अगर आपने इसे समझ लिया है तो आइए अब समझते हैं। बिकॉज लगाना है, सही समझना है, ठीक है। एकदम दिमाग लगाओ, दाएं बाएं मत करो, बैठ जाओ, किताब कॉपी खोल के बैठे रहो और हर चीज़ को समझिए। जो एकदम पॉइंट में एकदम बहुत फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप समझ पाए, वरना आप वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके, यूट्यूब ने हमें ये फंक्शनलिटी दी है, आप इसे ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो वीडियो का कह रहे हैं वायरसेस कंसिडर्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये असर्शन सही है, एंड at the border of living and non-living because virus poses nucleic acid and protein coat can crystallize outside host। सेंस बना, कोरिलेट हुआ। अगर कोरिलेट हुआ तो मतलब कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर वुड बी फर्स्ट। समझ पाए? एक और चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट भी हमसे क्या कह रहा है, इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लांट। सही बात है, 5 किंगडम में फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दिया गया प्लांट से। फिर कह रहा है फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, पोजेस सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ग्लाइकोजन, लैक क्लोरोफिल एंड ऑल ऑफ विच डिस्टिंग्विश देम फंडामेंटली फ्रॉम प्लांट। आपको याद है 2 किंगडम में जब फंजाई सब किस में आते थे, प्लांट्स में आते थे। आखिर कैरोलस लिनियस जब 2 किंगडम बनाए तो प्लांट सेल वॉल की बेसिस पे बनाए कि भाई जिसके पास सेल वॉल होगा वो प्लांट में जाएगा और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा वो एनिमल में जाएगा। तो अब जब 5 किंगडम में फंजाई को अलग किया गया, तो वो मल्टीसेलुलर तो है, यूकैरियोट तो है, तो फिर अलग क्यों किया गया?
तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होगा, अलग होगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चे को लग रहा है सही पर इतना डेप्थ नहीं पता है, तो इस असर्शन रीजन का आंसर कैसे करेगा? क्या करना है आपको? बिकॉज लगाना है। तो बिकॉज लगा के देखते हैं। In Whittaker 5 kingdom classification, fungi are placed in a separate kingdom distinct from plants because fungi are heterotrophic, contain cell wall made up of chitin, store glycogen and lack chlorophyll। बन रहा है? समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है बच्चों, आगे इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना है, असर्शन रीजन क्वेश्चन को ट्राई करना है। और इन असर्शन रीजन क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कॉपी खोलिए। मैं इन क्वेश्चन को स्लोली ग्रेजुअली ऊपर बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मुझे लगेगा डिस्कस करने वाला पॉइंट है मैं ऐसे डिस्कस करूँगा। अननेसेसरी वीडियो को लेंदी नहीं करना है, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, आपको पढ़ने का मैं मौका दूँ, आपको पॉज करने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप देखिए 30 सेकंड 40 सेकंड जो आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग इसे करने की कोशिश कीजिए। मैं स्लोली ग्रेजुअली इसे बढ़ाऊंगा। आप टाइमर लगाओ, टाइमर यूट्यूब में चल ही रहा है, आप बस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करो। दैट इज क्वेश्चन जल्द बनाते जाइए। आप लिखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर आपको क्या लग रहा है। फिर जब मैं आपको आंसर बताऊंगा, सबका एक साथ में आंसर बताऊंगा आपको, तो जैसे ही सबका आंसर बताऊंगा आपको फिर टिक लगाना है कि सही हुआ या गलत हुआ। और उसके बाद भी लगता है कोई आंसर गलत रह गया, किसी में डाउट रह गया, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे वहाँ पे आपको डिक्टेट करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि 3rd ईजी है, हम जान रहे हैं इसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको कोशिश करना है, जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में करते जाइए जल्दी। जो जैसे जैसे कमेंट में बॉक्स में करेंगे आपको एक समझ में आएगा कि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आपको एक पॉजिटिवनेस नज़र आएगी। तो वीडियो को आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, आप उसको सही सही करते जाएंगे विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, जो आंसर लगे आप उसे बस ABCD जो लग रहा है उसे लिखिए और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए कि क्वेश्चन 4 का ये लग रहा है, 5 ये लग रहा है। ठीक है, जैसे 5 पे डिस्कस कर लेते हैं। 5 कह रहा है इन टेरिडोफाइट द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फेज while the gametophyte prothallus is short lived and dependent on sporophyte। क्या हमें नहीं पता है कि ये स्टेटमेंट सही है? क्या हमें नहीं पता है कि टेरिडोफाइट में ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिलता है? सही बात है, ठीक है। लेकिन रीज़न क्या कह रहा है? रीज़न कह रहा है द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, मल्टीसेलुलर, थायलॉइड बॉडी दैट बियर्स बोथ Antheridia and Archegonia and nutritionally independent of sporophyte। क्या प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट इज फ्री लिविंग है? क्या वो फोटोसिंथेटिक है? मल्टीसेलुलर थायलॉइड बॉडी बियर्स बोथ एंथेरिडिया एंड आर्कीगोनिया एंड इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस सारे पॉइंट में कौन सा पॉइंट गलत है? क्या वाकई रीज़न सही है या गलत है? क्योंकि अगर गलत है तो आंसर क्या आएगा? 3rd, बट आपको रीज़न बताना है। ओके, देन आगे बढ़ना है। 6 नंबर, एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या हम नहीं जानते ये चीज़ सही है ना भाई? इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन N होगा और इंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म N होगा, तो इट इज ट्रिप्लॉयड। फिर कह रहा है वन मेल गैमीट फ्यूजेज विथ एग टू फॉर्म जाइगोट while other male gamete fuses with diploid secondary nucleus formed by fusion of two polar nuclei to form PEN। एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि सर ये सारा सही है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो बता सकता है कि सर एक मेल गैमीट है, एक एग है, जाइगोट बनाया, जबकि दूसरा मेल गैमीट वो बीच में सेंट्रल सेल के बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उन दोनों से मिलता है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, मिलके कितने हो गए? 3N। तो दैट इज बाय फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म PN। यहाँ तो बिकॉज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर बिकॉज लगाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जूलॉजी के फॉर्म से है। जूलॉजी के फॉर्म में यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द नोटोकॉट ऑफ वर्टिब्रेट इज ऑलवेज डिराइव फ्रॉम मीजोडम
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो पहले तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है। हाँ, नोटोकॉर्ड कहाँ पे होगा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यूरोकॉर्डेट जो रीजन में दे रहा है, एक बार रीजन पढ़ लेते हैं। यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल एंड डिसअपियर इन द अडल्ट, जबकि सिफेलोकॉर्ड में परसिस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड थ्रू आउट लाइफ। अब बच्चे को ये याद तो रहता है कि इन दोनों में किसी एक में सर परसिस्टेंट रहेगा, किसी एक में टेल तक रहेगा, लेकिन आप रटते हो, जो बायो तो रटने वाला सब्जेक्ट है ना, बायो तो समझने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे लिए। हम तो यही सोचते हैं, अरे भाई कॉर्डेट दोनों हैं, हर जगह कॉर्डेट आ रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा, आप ये भी नहीं बताएंगे। आप बोलेंगे सर नोटोकॉर्ड होता है, तो फिर वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम होता है। आप मीनिंग में नहीं खेलते हो भाई साहब, आप रटने में चले गए, तो आप कंफ्यूज करोगे ना सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट में। तो यूरो मतलब टेल, यूरो मतलब क्या होता है, टेल होता है। सिफेलो, सिफेलाइजेशन पढ़ते हैं आप, पहली बार आता है तो सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलाइजेशन होता है ब्रेन का फॉर्मेशन, हेड का फॉर्मेशन। तो भाई यूरोकॉर्डेट वो कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड टेल तक हो, तो यूरोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट जिसमें टेल से कहाँ चले जाए, हेड की तरफ चला जाए। तो सर ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा, दोनों क्या हुआ, सही हुआ। तो सर असर्शन और रीज़न दोनों सही है। अब आते हैं पॉइंट पे, इज इट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सर क्या लगाना है हमें, बिकॉज। तो अगेन बिकॉज लगा के बताइए कि आंसर आपका ए आ रहा है या बी आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा, तुरंत आंसर बताना है, लेट नहीं करना, टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम स्ट्रेटेजी पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। देन फिर सेम वे में है, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पे डिस्कशन। देखो पूरे पे करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो है, आपका टाइम प्रीशियस है, तो हम पूरे वीडियो पे नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। नहीं तो उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। आप बस आगे बढ़ते जाओ और क्वेश्चन की वैरायटी देखते रहिए, ठीक है। असर्शन रीज़न हम ऐसे करके कुछ कुछ डिस्कस करेंगे, पैसेज वाले पे भी तो पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पे अगर डाउट लग रहा है तो हम देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मतलब जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ एक आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं तो ठीक है, वरना क्वेश्चन के लेवल तो सब में अच्छे हैं, लेकिन बना सकते हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे आप बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ मुझे थोड़ा सा भी इशू लगे, जैसे मान लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन। आपको क्या करना बेटा, डरना नहीं है, पॉज कर देना आपको, है ना। जहाँ पे मैं नहीं रुक रहा हूँ आप रुक जाओ, जहाँ मैं रुक रहा हूँ आप भी रुके रहो, साथ साथ चलते हैं। आप पॉज कर दो, आपके पास तो ऑप्शन है ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट लेप्टोटीन of prophase 1 of meiosis, chromosome appear as thin thread-like structure and the process of synapses between homologous chromosome begin। क्या भाई ये बात सही है क्या? बोल रहा है लेप्टोटीन में of prophase 1 of meiosis chromosome appear as thin thread-like। लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक लगता है कि नहीं लगता है? एंड प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस, सर यहाँ तक अगर बात यहाँ तक होती कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात होती तो यहाँ पे सर तो इशू नहीं था, लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन। नहीं सर, लेप्टोटीन में तो प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस नहीं होता है, जाइगोटीन में शुरू होगा, आगे बढ़ेगा, पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा एंड लास्टली सारे हटेंगे, डिसोल्यूशन होगा डाया काइनेसिस पे। इस पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये तो इजी एनसीईआरटी के लाइन से, आप एनसीईआरटी ओपन रखें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है पहला गलत हो गया। अब देखो असर्शन अगर गलत हो गया तो एक है रीज़न इज़ ट्रू एंड देन है रीज़न इज़ फॉल्स। तो सर थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि असर्शन ट्रू लिख रहे हैं तो सर हम थर्ड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा असर्शन फॉल्स हो गया। बचा क्या, डी ऑप्शन। ये टाइम बचाने के तरीके हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि मैंने असर्शन को देख लिया, असर्शन गलत है भाई साहब, तो आप टाइम बचाओ, रीज़न पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप डाउटफुल हैं तब जाके रीज़न पढ़िए और फिर आंसर ढूंढिए, वरना अगर आपको पहली असर्शन गलत मिल गया तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन में कोई हो ही नहीं सकता। टाइम इसलिए बचता है, टाइम इज़ प्रेशियस, और यही टाइम को हम दूसरे क्वेश्चन या दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? मैंने कहा था कि मैंने आपको तरीके बताऊंगा टाइम बचाने के तरीके, ये वन ऑफ द पैटर्न है। जैसे जैसे नया नया पैटर्न क्वेश्चन आएगा हम उस पैटर्न को देखते जाएंगे और टाइम उसमें कैसे बचाना है ये सीखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी है, सारे चीज़ें हम देख रहे हैं, इसमें भी ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। पेपकेज है, पेप्सी, दैट इज़ नॉट पेप्सी पीने वाला कोल्ड ड्रिंक, पेपकेज है ये। तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं।
यहाँ भी ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है मुझे। ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं देखो स्लोली हल्का हल्का से पढ़ा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को बस रोको, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, रोको, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। रोकने की ज़रूरत नहीं है, इतने देर में बोल रहा हूँ उतने देर में भी आप आंसर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बढ़िए आगे 13 नंबर क्वेश्चन। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, लेकिन ईजी है। यहाँ पे मेंशन है कि आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 नहीं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो यहाँ पे कह रहा है, उसमें आएगा, असल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, फर्स्ट को सेकंड कर दिया गया, सेकंड को थर्ड, बट चैप्टर का नाम मेंशन है आंसर की में, टेंशन की बात नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो लिख रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम फंजाई एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या आपने ध्यान दिया, हम असर्शन रीजन से कहाँ आ गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम लेती है रैदर देन असर्शन रीजन, क्योंकि आपको इसमें 4 पढ़ने ही पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। तो अगर हम इसमें आएंगे तो सर ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। सम टाइम ये होता है कि सर हमें पहले ही ऑप्शन सही या गलत मिल गया, जैसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। बोल रहा है डिट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई आर दोज फंजाई इन विच सेक्सुअल स्टेज परफेक्ट स्टेज हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, ओनली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई कोनिडिया इज नोन। ऑब्वियस है, ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो स्टेटमेंट तो सही हो गया, इनकरेक्ट तो हुआ ही नहीं। वैसे ही आपका एस्कोमाइसिटीज़ है बेसिडो, लेकिन मैं अगर यहाँ देखूँ तो जाइगोमाइसिटीज में लिख रहा है इन जाइगोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेटेंजिया टू प्रोड्यूस अ थिक वॉल जाइगोस्पोर। बिल्कुल नहीं। आपके एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर लिखा हुआ ओ स्पोर जाइगोस्पोर, ध्यान दीजिएगा वो किसके लिए लिखता है। अगर इसमें बच्चों को, अब देखो इसमें होता क्या है ये समझते हैं बच्चे ना, कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं सर पता नहीं मैं ना बी और डी में कन्फ्यूज़ था या कन्फ्यूज़ थी, तो सर मैंने ना ये कर दिया वो बहुत सिंपल है। आपको इनकरेक्ट पूछा ना, आपको करेक्ट मिला कि नहीं मिला, ए करेक्ट मिला, बी करेक्ट मिला, अगर सी भी करेक्ट मिल गया तो ऑब्वियस है फिर डी में कन्फ्यूज़ क्यों होना है। बी कॉन्फिडेंट इनफ ना, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत किया है, वो सही होगा। तो आपने 3 सही किया है तो ऑटोमेटिक क्या होने वाला है, चौथा ही गलत है। तो आप जब करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढ रहे हो तो करेक्ट इनकरेक्ट में कोई एक चीज़ ढूंढ लो ना। इनकरेक्ट पूछा, आपको करेक्ट मिल गया, तो जो बचा वो इनकरेक्ट है। और अगर पहले ही इनकरेक्ट मिल गया तो फिर करेक्ट ढूंढने की जरूरत क्या, इनकरेक्ट पूछा इनकरेक्ट मार दो ना भाई। हम क्या करते हैं, नहीं सर ये आया, ये क्वेश्चन देखा हमने, ये भी देखा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर इसको दोबारा पढ़ा, फिर इसको पढ़ा, फिर इसमें, अरे इतना टाइम नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, मेहनत किए तो होगा। आगे समझ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है, पहली चीज़ एग्जामिनेशन में इनकरेक्ट लिखा हो, करेक्ट लिखा हो, आप उसे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला आपको करेक्ट मिला, यहाँ टिक लगा दो, करेक्ट मिला करेक्ट लगाइए, इनकरेक्ट मिला इनकरेक्ट लगाइए, वैसी यहाँ वैसी यहाँ और जैसी यहाँ। अब आपने जब लगा लिया और आपको मिल गया 3 मुझे परफेक्ट करेक्ट लग रहे हैं, मतलब ये इनकरेक्ट है। वापस से जाओ और देखो क्या पूछा था, इनकरेक्ट। देखो आपने क्रॉस कहाँ लगाया है, तो क्रॉस चौथे में लगाया है, तो फिर चौथा आंसर करो। बच्चे समझा क्या करते हैं कि सर हमने पढ़ लिया इनकरेक्ट है, हमने पढ़ लिया इनकरेक्ट है, अब हम करने लगे हाँ करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ऐसे टिक लगा रहे हैं। दिमाग तब तक भूल जाता है कि हमें करेक्ट पढ़ना था या इनकरेक्ट पढ़ना था। बोला है इनकरेक्ट, मार क्या है करेक्ट, करके आए हो ना। तो ये तरीका इसलिए अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो सुनो, कुछ स्किप नहीं करना है, पॉज करना है, सिर्फ किसके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कमेंट में डालना है, अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि जब आंसर की प्रोवाइड करें तो आप चेक कर सको, बता सको कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, और आपका डाउट क्या हुआ, निगेटिव क्या हुआ। यहाँ बैठे बैठे मैं सारा सॉल्व करवाऊँगा आपको। आइए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई। सेम वैसे यहाँ आइडेंटिफाई दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है। तो इसमें देखिए जो स्टेटमेंट बेस है इसमें वैरायटी देखो आप। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 थे, 4 में एक सही बताना है, लेकिन इस वाले में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि सर 1 2 4 हो सकता है, 1 2 3 4 यानी ऑल हो सकता है, 2 and 4 हो सकता है, 1 and 4 हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ज़्यादातर यानी 90% से ज़्यादा पढ़ने पड़ जाते हैं सारे ऑप्शन, और ये क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं। बेटर तो ये होता है ये क्वेश्चन आप लास्ट में बनाओ पेपर में, यानी बायो जब फर्स्ट टाइम बनाओ तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए।
और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आइए और ऐसे क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपका टाइम अननेसेसरी पहले ही ज़्यादा ना लग जाए और पैनिक ना हो जाए। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं 1, 2 एंड 4 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ है। तो अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पे देख लें और समझ लें तो सर थर्ड ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है कि सर थर्ड यहाँ नहीं है, थर्ड यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो दो स्टेटमेंट तो हम ऐसे ही हटा सकते हैं ना। थर्ड अगर है तो सर इसी दो में से कोई एक होगा, तो सेकंड और थर्ड ही तो मुझे चाहिए। आप समझ पाए इस पर इसको? नहीं भाई देखो, यहाँ पे 1, 2 एंड 4 है, यहाँ 1, 2, 3 एंड 4 है, यहाँ 2 एंड 3 है, यहाँ 1 एंड 4 है। अगर मैं बोलूँ थर्ड ऑप्शन मुझे क्या लग गया? सही अगर लग गया तो सर फिर दो ही ऑप्शन हो सकता है ना, दैट इज बी एंड सी। काम हो जाएगा हमारा, टाइम बच जाएगा हमारा। तो दैट इज थर्ड ऑप्शन में जाऊंगा, पढ़ूंगा साइकेस इज द ओनली लिविंग जिम्नोस्पर्म दैट पोजेस मोटाइल फ्लैजिलेट मेल गैमेट दैट स्विम इन आर्किगोनियम थ्रू पॉलन ट्यूब। अब ये क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन कहीं मिला भी नहीं होगा, आप बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। और फिर अगर ये स्टेटमेंट सही है तो सर यहाँ पे बचा क्या? 1, 2 और 2 देखना है हमें। लेकिन अगर 2 गलत हुआ तो सर ये भी नहीं, फिर बचेगा ये, दैट इज़ 1 एंड 4। तो एक बार 2 देख लेते हैं। इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नॉट इनक्लोज इन एन ओवरी and integument forms the seed coat of female gametophyte bear 2 to 3 archegonia at archiporial था वो, है ना, that the archegonia at the micropylar end। क्या हम एंजियोस्पर्म में ये चीज़ नहीं पढ़े हैं? मैं आपको एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। जब भी एग होगा वो माइक्रोपाइल की तरफ होगा, और जब भी चलादल की तरफ कौन होगा? एंटीपोडल सेल होगा। यू गॉट द आंसर करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से फिर ऑक्सीजोम का कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टेटमेंट बेस में, फिर 1, 2 एंड 4 करेक्ट बोल रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे डरना नहीं, इस वाले क्वेश्चन में डरना नहीं, कुछ एक्स्ट्रा दिया है मैंने, प्रोवाइड किया है ताकि पैनिक को कंट्रोल कर पाओ। आपसे 180 में 180 क्वेश्चन बने ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह का पेपर पिछली साल आया है आप उसमें देख सकते हैं कि बच्चे 600 पार नहीं कर पा रहे, टॉपर के टॉपर पूरे इंडिया से 1000 बच्चे 600 से ऊपर पार कर पाए। तो आप इसलिए माइंड में एक चीज़ लेके चलो, कुछ क्वेश्चन छुटेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है, अवॉइड करना है, पैनिक नहीं होना है कि मेरा बायो में 360 में 360 चाहिए। बन जाए वेल एंड गुड है, नहीं आए डू नॉट पैनिक, प्लीज़ डू नॉट पैनिक। अगर आप पैनिक कर गए तो शायद 320, 340, 300 जो ला सकते थे वो भी नहीं ला पाएंगे। तो ये अदर स्टेटमेंट है। यहाँ पे फिर आपको कह रहा है, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, एसोसिएटेड ल्यूमिनेंट साइड ऑफ PS2 है, तो ये बात स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की ही कर रहा है। और जहाँ भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा वहाँ मैग्नीशियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मेनली NCERT में मैग्नीशियम बोल दिया मैंने, सॉरी, मैग्नीज एंड क्लोराइड आयन दिया होता है। साथ में आपको याद रखना क्या चाहिए? कैल्शियम, कैलमोलिडलिन आप पढ़ते हैं, एसिटाइलकोलिन, वहाँ क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ और फिर उसे हम डिस्कस करेंगे, आप ज़रूर आगे बढ़ें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल को याद रखने का बहुत आसान तरीका होता है। क्रेब्स साइकिल में पहले तो आप ये चीज़ याद रखो, ये जो दिया हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को याद रखना और इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि सर NCERT में एसिटाइल को ए से ले लेता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर कोई रिएक्शन जो दे रहा है ना, एसिटाइल को ए से दे रहा है या फिर उसको हम लिंक रिएक्शन से जोड़ देते हैं और फिर 2CO2 की जगह 3CO2 लिख देते, हम वहाँ कन्फ्यूज़ करते। तो जब क्रेब्स साइकिल की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल को देखेंगे, पूरे रिएक्शन को नहीं देखेंगे, इस बात को याद रखना। ओके, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से क्वेश्चन दिए गए हैं। मुझे पता है आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए मुतावले हो रहे हैं, हम लोग वहीं बढ़ रहे हैं, बस स्टेटमेंट को जान रहे हैं। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, तो हैव सम पेशेंस और क्वेश्चन बनाते जाइए, क्वेश्चन का आप लेवल चेक करते जाइए, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको एनाटमी से आप क्वेश्चन दे सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम पूछा है, तो देखो सेकेंडरी ग्रोथ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे आप अवॉइड करेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 आपको नहीं बनाना है। देन 20
20 में ये हमें लगता है बाहर है, बट इतना आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है। अगर इसका ऑप्शन 4 देखें, बस इसे आपको हैंडल नहीं करना है, बाकी ऑप्शन 1, 2 और 3 आप बना सकते हैं। बना लें, वेल एंड गुड, नहीं बनाए तो भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये मिनरल न्यूट्रिशन से ऐड करके दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है मिनरल न्यूट्रिशन, इसलिए इसको अवॉइड करा जा सकता है। ठीक है, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, इसको अवॉइड करेंगे हम। यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म हम देख सकते हैं क्वेश्चन। देन कैस्परिन स्ट्रिप, लेंटी सेल, स्क्लेराइड, ट्रांसफर सेल। ये ट्रांसफर सेल बच्चे कम सुन पाते हैं, लेकिन यहाँ से मैच द कॉलम में मैच करना है। अच्छा, नया पैटर्न आ गया। नया पैटर्न में नया चीज़ क्या है भाई? मैच द कॉलम में हमें सिंपलीफाइड फॉर्म में ये समझना है कि आप आइए मैच द कॉलम में, और मैच द कॉलम में एक भी आंसर आपको पता है। फॉर एग्जांपल अगर ए ही मैं देख लूँ तो ए में कैस्परिन स्ट्रिप इंडोडर्मिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो सुबेरिन इम्प्रेग्नेटेड बैंड्स द ब्लॉक एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एंड मिनरल इनटू स्टीले और कैस्परिन स्ट्रिप आपके एनसीईआरटी के एनाटॉमी में लिखा हुआ है। तो अगर ए का 4 लग रहा है तो ए के 4 में 2 ही है, पहला एंड चौथा। अब इसमें डी का 3 है, सी और बी में एक भी पता है तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं। जैसे कॉर्क क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है, आराम से आप आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा टाइम मैच द कॉलम में बच जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम चलते हैं एक नए पैटर्न क्वेश्चन को जो मैंने डिज़ाइन करने की कोशिश की है, और है इजी, बस पैटर्न नया है तो देखने में थोड़ा सा लगता है हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सिंगल करेक्ट भी रखा गया है, चूँकि ऐसा थोड़ी है खाली मल्टी क्वेश्चन आएगा, सिंगल करेक्ट भी आएगा। कभी कभी आसान क्वेश्चन ज़्यादा गलत कराता है, इस बात को याद रखना। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना इन चीज़ों को, जो भी नीड दे रहा है उस सारे को वीडियो शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो आप और आपके दोस्त की भलाई हो सकती है, इसलिए इसे याद रखिए। और अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं सही से तो आप जान लीजिए आपका बायो में 320 से कम नहीं आ सकता। आते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप आगे जाइएगा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आपको पीडीएफ मिलेगा, आंसर की मिलेगा, सब मिलेगा, बट डिस्कशन ज़रूरी है। आंसर को कहाँ से लाके करोगे भाई? डिस्कशन ज़रूरी है। पीडीएफ में तो आप कमेंट में लिख दो पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आंसर की के साथ, ये पूरा का पूरा भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं देखना है वो अलग मामला है, आपको पीडीएफ ही सिर्फ चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, वो तो टेलीग्राम से भी मिल जाता है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन समझना, कैसे टैकल करना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। इसलिए पहले वीडियो को आराम से देखो, समझो, और फिर कमेंट बॉक्स में आप जिन्हें चाहिए, जो पूरा वीडियो देख लें, उन्हें चाहिए कि सर मैंने सॉल्व कर दिया है। कमेंट में अगर आपने किया है, बना रहे होंगे तो आप कमेंट में आंसर भी लिख ही रहे होंगे, तो आप साथ में बाद में एट लास्ट बनाने के बाद लिख देना सर पीडीएफ चाहिए, या जो भी आपका डाउट है मैं आपको भेज दूंगा। ये मेरी तरफ से आप सबको भेंट है। तो यहाँ पहले समझिए, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसकी बात चल रही थी। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा मैकेनिज्म, इसको अवॉइड करते हैं। फिर आप बोलोगे सर मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है भाई साहब, ये आ सकता है क्वेश्चन, इस बात को याद रखना आप, ठीक है। इस पे आते हैं, जेनेटिक्स पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, 12 का क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। तो सर इसमें ये साफ कह रहा है कि एक आपको क्या किया, एक पैटर्न दे दिया, जेनेटिक्स का पैटर्न दे दिया, और उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। देखा जाए तो सर यही तो आ रहा है, ऐसे तो आता है, लेकिन इस तरह से नहीं आता है, और जिस तरह से नहीं आता है फिर वो हमें तरह तरह से तड़पाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जेनेटिक्स में ट्रू ब्रीडिंग एंटीहेनम है, 1 रेड है, 1 वाइट है, F1 प्लांट पिंक फ्लावर है, व्हेन F1 प्लांट आर इंटरक्रॉस F2 प्लांट शो 1:1 रेशियो, स्टूडेंट देन क्रॉस पिंक एंड वाइट एंड ऑब्जर्व 1:1 प्रोजेनी। तो ये क्या है, जहाँ नाम क्या मिल गया, एंटीरहेनम, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock। तो आपको पता है ये क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर बोल रहा है 1:1 में मिली है प्रोजेनी, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, 50% enzyme pigment needed for red full dominance and the dominance is not complete, showing a blending effect like without actual blending of gene। मेंडल क्या ढूंढ रहे थे, मेंडल ने क्या बोला था कि factors do not blend neither F1 and neither in F2 जनरेशन, चाहे वो इनकम्प्लीट हो, कोडोमिनेंस हो, डोमिनेंस हो, किसी भी वे में कैरेक्टर ब्लेंड नहीं करते, ना F1 में ना F2 में, ठीक है। तो इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को आपको बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है
इन्हें बनाना है, एक पूरा पैसेज दे दिया, उससे आपसे पूछ रहा है, और मैंने यहाँ लिखा है, ऑब्वियस है नीट ऐसे नहीं पूछेगा कि एनसीईआरटी फोटोसिंथेसिस, पर ऑब्वियस है नीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो ईच एंड एवरी स्टेप किससे होना चाहिए? एनसीईआरटी से। तो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन एंड एनसीईआरटी फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, आप अलग से भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप आराम से कमेंट में सब कुछ करके कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको सारा पीडीएफ भेज दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद भी डाउट रहता है आप वो कमेंट में लिखिए, मैं उस कमेंट में आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे बच्चे हैं, हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, आप कोचिंग आइए, वहाँ डाउट क्लियर करेंगे, तो वैसे भी करते हैं। और किसी कारणवश नहीं आ सकते, हमारी बच्चे हैं कहीं और चले गए हैं, और या फिर कोई दूसरा बच्चा है हमारे, तो आप यहाँ पूछिए, मैं आपको किसी भी हाल में मैं इसको सॉल्व करके समझा के ही रहूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है। कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगर मुझे मिलता कि नहीं सही है, ऐसा है जो तुम आउट ऑफ द बॉक्स, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, सब बढ़िया है, आपके लेवल का है। लेकिन एक होता है सुपर से भी ऊपर, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको 2-4 यहाँ मिल जाएंगे, इस पर ज़रूर ध्यान देना। ये सारे जेनेटिक्स के क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में बिकॉज लगाना है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है, यूकैरियोट चल रहा है। देखो स्प्लाइसिंग में भी लोग कंफ्यूज करते हैं, स्प्लाइसिंग इज कैरिड बाय स्प्लाइसियोसोम, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, एसएनआरएनए। लोग ये भूल जाते हैं एसएनआरएनए वाला फॉर्मेट क्या था सर, वो एमआरएनए क्या कौन बना रहा था? जैसे हम पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बोलते हैं कि सर एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए कौन बनाता है? पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? 1 2 3, आरएमटी 1 2 3, ऐसे याद रखना है। लोग इसमें भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं सर अगर किसी को याद है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है, टीआरएनए के साथ क्या बनाता है? एसएनआरएनए बनाता है, या फिर 5S आरआरएनए बनाता है, या दोनों बनाता है, हम ये भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट को याद रखना है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम बैक ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एडेप्टिव की बात कर रहा है, डार्विन के गैलापागोस आइलैंड की बात कर रहा है। डार्विन साहब को तो आप जानते ही हैं, गैलापागोस आइलैंड जानते ही है। तो असर्शन रीजन की फॉर्मेट फिर से ये 12th वाला फॉर्मेट में शुरू हो रहा है। इस पूरे फॉर्मेट को आप बनाएंगे। मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत बड़ा हो जाए कि आप बाहर से देख के डर जाओ कि सर ने क्या बना दिया। आप जाओ, क्वेश्चन आराम से बनाओ। मैंने आपको तरीका बता दिया, असर्शन बेस का, स्टेटमेंट बेस का, पैसेज बेस का। आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं। चैप्टर के नाम भी मेंशन है कि आपके कौन आंसर की में चैप्टर का नाम मेंशन है, आप डरिए मत। यहाँ चैप्टर के नाम में जैसे चैप्टर 6 लिखा हुआ है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आंसर की बनाओगे तो वहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है, जिससे आप चैप्टर में जाके एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जेनेटिक्स के यहाँ पड़े हुए हैं, 5 यहाँ पे मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ लेना, ज़रूर पूछ लेना। 2-4 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप चाहें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 17, इसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। जिस तरह ये जानबूझ के डाला गया क्वेश्चन है, जिस तरह हमें नीट में सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने ज़बरदस्ती, यहाँ भी नहीं अटेम्प्ट करने। जो लगे नहीं करना, अवॉइड कीजिए। आउट ऑफ द बॉक्स लगे, अवॉइड कीजिए। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर करिएगा आप। फिर पॉलीसिस्टोनिक, इकोलाई से, इम्यूनोग्लोबिन से, आपके बायोडाइवर्सिटी से लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सर कितने स्पेशीज़, कितने बर्ड। ये एक क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये सारा लगभग बायोडाइवर्सिटी का वो जो डेटा है बीच वाला, हमारा वो पूरा डेटा कवर करता है। फिर टीआई प्लाज्मिड से यहाँ क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसमें भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फिर से डाला गया है। सारे क्वेश्चन को बनाना है, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं। और फिर ये आंसर की है हमारा, ये आंसर की इस तरह से देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, देखिए चैप्टर के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है, चैप्टर का नाम लिखा है। तो आपको सारे चैप्टर, ये सब कुछ मैं दे दूँगा आपको। अपनी मेरी सारी मेहनत आपकी, और आपकी सारी मेहनत भी आपके लिए। अच्छे से मेहनत करना है। तो कंक्लूड करते हैं इन सारे क्वेश्चन को, जो चूँकि पूरा समझाएंगे तो ऑब्वियस आप जान रही है 1.5-2 घंटे का वीडियो चला जाएगा, फिर इस गरीब की मेहनत को कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए मैंने इतना ही मेहनत किया है जो आप समझ पाए, एक दिन दिमाग में घुस पाए, और आप अच्छे से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट करना है। कमेंट में लिखने के बाद जो जो कमेंट करेगा मैं आराम से उन्हें दे दूंगा, जो नहीं करेगा तो उसको ज़रूरत नहीं है, तो फिर भेजने की नीड भी क्या है। ठीक है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ फिर। तो आपको ये पूरा बना लेना है। दूसरे यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये तो एकदम आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, पैटर्न ये है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन के आने के चांसेस है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसीलिए इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट
वीडियो में। इसे सब्सक्राइब कर लेना भाई, वो जो बेल वाला आइकन होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं कल परसों में आपको, यानी आप ये मान लीजिए आज क्या है, दैट इज़ अ डेट, क्या डेट है भाई, डेट कैसे दिखता है, डेट है आज 25, ठीक है। तो 25 हो गया, तो आप मान लीजिए 26 और 7 एक दो दिन का गैप ले लीजिए। तो उसमें आपको यानी बिफोर दिस एंड ऑफ अप्रैल आपको आराम से मैं सारे साइंटिस्ट मेजर जितने साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन बनाया हुआ है। पिछली बार साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन ने फंसाया था ना आपको, और जो 12th फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें भी ये बात पता होगी। तो एनसीईआरटी का हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट का नाम, एनसीईआरटी के हर चैप्टर में साइंटिस्ट का नाम, उनका काम, उनकी डिस्कवरीज, उनके एजेस, उनके मेन वर्क, इन सब के फॉर्मेट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। तो इस क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आप ज़रूर कमेंट करें, आपको मैं सारा प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट आएँ, मैं सारा का सारा बनाऊंगा और उस सारे साइंटिस्ट को इस तरह कवर कराऊंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह नहीं, बहुत यूनिक फॉर्मेट है कि आप तुरंत तुरंत आंसर करोगे, और मैं वो भी प्रोवाइड करूँगा आपको। तो आपको वो करना है, नेक्स्ट डे आएंगे और फिर वो वीडियो भी आपको मिलेगा होपफुली। और इस बीच में अगर आप किसी वीडियो में चाहिए, किसी तरह का वीडियो चाहिए कि सर साइंटिस्ट का बना दिए, चैप्टर के बेसिस पे बना दिए, तो अब और भी कुछ आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर कमेंट करें, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू। आज सबको शेयर करना ज़रूर भूलना नहीं है। पूरा वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे।